ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर महीने के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा गरबा डांस, जो गुजरात का जो ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है गरबा डांस, उसको कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यूनेस्को ऑन अप्रूव ओके तो यूनेस्को अप्रूव द इंक्लूजन ऑफ द गरबा विच इज गुजरात मोस्ट पॉपुलर फोक डांस in its representative list of intangible cultural heritage of the humanity। तो रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा गरबा, जो गुजरात का मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म है, उसको उसके लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन सा लिस्ट के अंदर? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, बराबर ना। और डिसीजन टू इंस्क्राइब द डांस फॉर्म एज अ इंटेंजिबल हेरिटेज वॉज टेकन एट द 18th सेशन ऑफ यूनेस्को's Intergovernmental Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage which is held in रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना। तो अभी रिसेंटली यूनेस्को की एक मीटिंग हुई थी, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना के अंदर। और वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि हम जो हमारा गरबा डांस फॉर्म है गुजरात का, उसको इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, बराबर ना। और ये जो मीटिंग थी वो 18th सेशन था, वो ध्यान में रखना है। ओके। और ये जो गरबा डांस फॉर्म को यूनेस्को की इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, वो इंडिया का 15th इंस्क्रिप्शन है इस लिस्ट के अंदर। मतलब अभी तक इंडिया के 15 इनटेंजिबल डांस फॉर्म्स, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो इस लिस्ट के अंदर शामिल किए गए हैं, बराबर ना। ओके। और अगर मैं गरबा डांस फॉर्म की बात करूँ, तो ये जो गरबा डांस फॉर्म है वो गुजरात के अंदर जब नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो 9 दिन का एक फेस्टिवल है, बराबर, वहाँ उसी समय पे गरबा खेला जाता है गुजरात के अंदर। दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ द फेमाइन एनर्जी ऑफ द शक्ति और द कल्चरल performative and visual expression of this feminine energy are expressed through the garba dance, right ना। ओके। और अगर मैं इस मीटिंग की बात करूँ, 18th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज which is hosted by the Republic of the Botswana is evaluating nominations which is submitted by the states parties for inscription on the list of the convention that include 45 elements for inscription on the representative list of the intangible cultural heritage of the humanity। अभी देखो, इसमें क्या होता है कि हर एक देश अपने अपने नॉमिनेशंस भेजते हैं, और ऐसी साल में एक मीटिंग होती है, वहाँ पे वो नॉमिनेशन में से कुछ हेरिटेज को सिलेक्ट करके इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, राइट ना। तो ये जो मीटिंग हुई थी इस बार रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना के अंदर हुई थी, और यहाँ पे इस लिस्ट में जो भी हेरिटेज शामिल होता है, चाहे फिर वो टेंजिबल हो या तो फिर इनटेंजिबल हो, उनको नेशनल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बराबर ना। उसके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है ताकि वो वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो बढ़ सके। उसके अलावा ये डांस फॉर्म, ये हेरिटेज देश विदेश में प्रचलित हो सके, बराबर ना। तो मतलब एक नेशनली इम्पोर्टेंस बन जाता है उस पर्टिकुलर हेरिटेज का, चाहे फिर वो टेंजिबल हो कि इनटेंजिबल हो, राइट ना। ओके। ओके। और अपार्ट फ्रॉम गरबा ऑफ द गुजरात, सम ऑफ द न्यू इंस्क्रिप्शंस विच इज इंक्लूड द रिक्शोज एंड रिक्शो पेंटिंग इन द ढाका। जो बांग्लादेश के जो ढाका है, वहाँ पे रिक्शो पेंटिंग बहुत प्रख्यात है, तो उसको भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। फिर सोंकण इन थाईलैंड, जो सोंकण क्या है, एक ट्रेडिशनल थाई न्यू ईयर फेस्टिवल है, उसको भी शामिल किया गया है इस लिस्ट के अंदर। फिर हीराकेसी एक परफॉर्मिंग आर्ट है मदागास्कर का, उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। झुमकानू बहामस का है, और
प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशंस ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद बर्थडे जो सूडान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, बराबर नाम, इसको भी इस लिस्ट में इस बार शामिल किया गया है, बराबर नाम। तो जो भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है, जिसको एक नेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बराबर नाम, तो ये इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट के अंदर गुजरात के गरबा को शामिल किया गया है, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा सूरत का ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पीएम मोदी जी के द्वारा सूरत के अंदर सूरत डायमंड बुट्स का उद्घाटन किया गया है और दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट ऑफिस है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये सब जो टावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट ना। तो एक ऑफिस है, ये एक बिल्डिंग है, ये सभी टावर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये, बराबर ना। ओके ओके, तो पीएम मोदी on December 17 inaugurated Surat Diamond Boots, the world's largest and modern center for international diamond and jewelry business. At a time when the diamond industry is passing through its worst crisis due to the global economic slowdown and G7 countries' tough stand on the Russian diamonds, उसी समय में हमने एक दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग को एस्टैब्लिश किया गया है, सूरत डायमंड वुड्स, बराबर ना। इसके बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं सूरत डायमंड वुड्स की बात करूं, इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स विथ ओवर 67 लाख स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर एरिया spread in the 9 15-story interconnected towers with the offices ranging from 300 square feet to the 75,000 square feet. It is aimed at shifting the diamond trading business from मुंबई टू सूरत। जो भारत का सबसे ज़्यादा जो डायमंड का ट्रेड है वो मुंबई से हो रहा है, उसको सूरत तक शिफ्ट करना है, क्योंकि सूरत इट इज़ अ हब ऑफ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग विद द थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज अक्रॉस द सिटी। आप बोल सकते हो मुंबई से ज़्यादा डायमंड्स सूरत के अंदर कट और पॉलिश होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग मुंबई से होता है तो इसका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जा रहा है। तो इसके लिए ट्रेडिंग डायरेक्टली सूरत से हो, इसके लिए ये ऑफिस यहाँ पे बनाया गया है, राइट ना। ओके, तो while opening the new project, Mr. Modi called the building as another diamond in the city. One more diamond has been added to the Surat's magnificence. The tall buildings around the world have lost their shine in the front of such a huge diamond that is now being opened today. राइट ना, तो बहुत ही बड़ी एक गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड वुड्स जो डायमंड इंडस्ट्री के अंदर जो क्राइसिस का समय है तब खोला गया है इसको, बराबर ना। ओके, अगर मैं सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की बात करूं तो सूरत की डायमंड इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 8 लाख पीपल एंड विद द कमिंग ऑफ द न्यू डायमंड वुड्स 1.5 लाख मोर जॉब्स विल बी एडेड, राइट। ओके ओके, और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसका इनोग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा 2015 के अंदर किया गया था और जो अभी रेडी हुआ है, राइट ना। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऑफिस को रिनोवेट करके इसको बनाया गया है, बराबर ना। दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब जस्ट रिनोवेट किया है, ग्रीनफील्ड का मतलब एक पूरा नया प्रोजेक्ट है, बराबर ना। ओके ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर। ओके, और एक छोटी सी न्यूज़ है कि गुजरात एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक MOU साइन किया गया है टू डेवलप द एयरपोर्ट्स इन द गुजरात। एक MOU was signed between the Civil Aviation Department of Government of Gujarat and Airport Authority of India for the advancement of the airports in the Gujarat. Under this MOU, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगी, वो एडवांस करेगी किसको, एस्टेब्लिशमेंट को ऑफ 11 प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भाई आपको है ना 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप करने हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब पूरे नए एयरपोर्ट डेवलप करने हैं। कहाँ कहाँ पे, तो अंकलेश्वर, मोरबी, राजपीपळा, बोटाद, द्वारका, धोरडो, रजोला, दाहोद,
अंबाजी, धौलावीरा और पालीताना, ये 11 जगह पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिस एमओयू वाज साइन इन द प्रेजेंस ऑफ द भूपेंद्र पटेल जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और यूनियन मिनिस्टर बलवंत सिंह राजपूत जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, बराबर, उनके प्रेजेंस में ये एमओयू साइन किया गया है। ओके, छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। 11 जगह पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है, बराबर। ओके, चलो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, हम उस पोर्टल के बारे में बात करते हैं। और गुजरात पहला स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट द ऑनलाइन सिस्टम फॉर बोथ द इशुएंस एंड रिन्यूअल ऑफ द फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, in a significant move, the Urban Development Department of the Gujarat government, under the Chief Minister Bhupendra Patel's guidance, has inaugurated the Gujarat's first safety COPE portal. गुजरात का पहला फायर सेफ्टी COPE पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और दिस इनिशिएटिव एम्स टू फोर्टिफाई एंड इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फायर सेफ्टी सर्विस इन द स्टेट। ओके, अभी ये पोर्टल का सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओके, देखो कि चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया ये पोर्टल। कब लॉन्च किया गया? एक कॉन्फ्रेंस था, लिवेबल सिटीज ऑफ द टुमारो, ये कॉन्फ्रेंस का नाम था। और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इन कंजक्शन विद द प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लिवेबल सिटीज ऑफ द टुमारो। उसी कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते करते भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे ईज़ ऑफ लिविंग इनिशिएटिव के अंडर में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ईज़ ऑफ लिविंग इनिशिएटिव का एम क्या है? टू प्रोवाइड पीपल विद द डिटेल्स रिगार्डिंग द फायर सेफ्टी एम्यूनिटीज़ इन वेरियस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द हाई रिस्क बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेज। तो यहाँ पे ईज़ ऑफ लिविंग इनिशिएटिव के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी पर्सन को फायर सेफ्टी एम्यूनिटीज़ के बारे में पता हो कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग में जा रहे हो, नहीं मॉल में जा रहे हो, तो कहाँ कहाँ पे फायर सेफ्टी है, फायर सेफ्टी एम्यूनिटीज़ कितनी है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, वो सभी आपको एज अ कस्टमर पता चल जाए, राइट। ताकि कभी भी ऐसी कोई अनहोनी हो तो कोई जानहानि ना हो, सिंपल, बराबर ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्टल इज टू इंश्योर दैट द पब्लिक इज वेल एक्वेंटेड विद द फायर सेफ्टी प्रोविजंस इन दिस एस्टेब्लिशमेंट, राइट। इस पोर्टल के ऊपर ये सभी जगह पे कौन कौन सी जगह पे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, वो सभी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, बराबर ना, राइट। ओके, to improve the fire safety measures and streamline the acquisition and renewal of the fire safety certificates, a user-friendly software system has been created, encompassing a mobile application that serves the entire state, बराबर ना। तो यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यू भी किया जा सकता है और इश्यू भी किया जाता है, बराबर ना, राइट। और beginning from the design phase of any construction, the approval procedure engages 3-tiered local fire and emergency service authorities. This ensures a compliance with the various standards at the different stages of the design, construction and utilization before the building is considered the operational, बराबर ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग डिज़ाइन फेज में है, कंस्ट्रक्शन फेज में है, यूटिलाइजेशन फेज में है, बराबर ना। तो जब वो ऑपरेशनल हो उसके पहले 3 बार फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स इशू करवाने पड़ते हैं, तो वही सभी ऑनलाइन हो जाएंगे, बराबर, इस पोर्टल के माध्यम से, बराबर ना, राइट। और अगर मैं गुजरात गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूँ फायर सेफ्टी के ऊपर, तो गुजरात गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली ट्रेन ओवर 225 प्राइवेट प्रोफेशनल्स एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर्स। दीज फायर सेफ्टी ऑफिसर्स आर इक्विप्ड विथ टू कंडक्ट द मॉक फायर ड्रिल्स, awareness campaigns and biannual inspections of the fire safety equipment for building owners via the online portal, बराबर ना। तो ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा उनको ट्रेन किया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा हर एक बिल्डिंग के को फायर बायएनुअल इंस्पेक्शंस किया जाए और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, मॉक फायर ड्रिल्स कंडक्ट की जाए। इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 225 प्राइवेट प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया गया है एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर्स, बराबर ना, ओके।
This initiative is to poised to expedite the renewal certificate issuance process, enhance the accuracy and increase the transparency। तो जो रिन्यूअल सर्टिफिकेट है फायर सेफ्टी का, उसको जो एक्वायर करने का जो प्रोसेस था वो भी इसके ये प्रोसेस के माध्यम से इजी हो जाएगा, बराबर ना, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गुजरात गवर्नमेंट वो पहला ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बना है जिसने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए और रिन्यू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, और पूरी फायर सेफ्टी प्रोसेस को यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया इस पोर्टल के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, हाईलाइट्स ऑफ गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के बारे में बात करें कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है उसकी थोड़ी सी हाईलाइट्स की अगर हम बात करें, बराबर ना। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट दैट कि इट्स रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 विल इनेबल द गुजरात टू सोर्स 50% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड विल हेल्प अचीव द इंडियाज एम्बिशियस टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस बाय 45% बाय 2030। देखो, स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि जो गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है 2030, वो गुजरात को हेल्प करेगी कि जितनी भी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें से 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से आए, और जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो एनर्जी के माध्यम से कार्बन एमिशन हो रहा है उसको 45% कम कर दिया जाए 2030 तक, उसको भी अचीव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, बराबर ना। ओके, गुजरात currently contribute 15% of the India's renewable energy capacity and is one of the fastest growing renewable energy producing regions, बराबर ना। ओके, state government announced a land allotment policy that offers benefits to the companies investing in the green hydrogen projects, बराबर ना। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के अंडर में है ना, एक लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी अनाउंस की गई है, और ये बेनिफिट करेगी जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कंपनीज काम करी उसको, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी कंपनीज मस्ट अचीव 50% ऑफ देयर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द 5 years ऑफ प्लांट कमीशनिंग एंड 100% इन द 8 years, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर वो कंपनी कि जिसको लैंड अलोकेट किया गया है, अगर वो कंपनी अपने प्लांट को कमीशन करने के बाद 5 साल के अंदर 50% ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर देती है अपनी कैपेसिटी का, और 8 साल के अंदर वो 100% कर देती है अपने कैपेसिटी का, तो उसको जो लैंड अलॉटमेंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, बराबर ना। गवर्नमेंट उसको पूरा पैसा वापस दे देगी, बराबर ना। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी का पहला बेनिफिट है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कंपनीज काम करी उसके लिए, बराबर ना। ओके, अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी की बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट की, तो विज़न क्या है, टू टैप द रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ द स्टेट इन द मैक्सिमम पॉसिबल मैनर, टू अट्रैक्ट द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर्स। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो अभी हमने बात की कि लैंड अलॉटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा जब आप अपने टारगेट को 50% अचीव कर लो 5 साल के अंदर और 100% अचीव कर लो 8 साल के अंदर, तो आपको पूरा लैंड फ्री में मिल जाएगा, बराबर ना। ओके, और ऐसे मतलब इंसेंटिव देके आप इंकरेज कर सकते हो एमएसएमईज, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ को कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करो। और एक विज़न है कि स्टेट का खुद का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है बाय रैपिड ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी सोर्सेज, टू मेक अवेलेबल क्वालिटी, रिलायबल एंड कॉस्ट कम्पिटिटिव रिन्यूएबल पावर टू कंज्यूमर्स विद द कंड्यूसिबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, बराबर ना। और टू अचीव द 50% ऑफ द क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज बाय द 2030, कि जितना भी एनर्जी आए वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से आए। कितना उसमें फॉर एग्जांपल 100 वाट की एनर्जी रिक्वायरमेंट है 2030 के अंदर, उसमें से 50 वाट की इसमें से आए, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से आए, वो ऐसा टारगेट है स्टेट गवर्नमेंट का, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। तो गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट को कहाँ पे स्टैंड करेगी, उसका विज़न क्या है वो आपको पता होना चाहिए, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। The Union Cabinet, which is chaired by the PM Modi, has approved the proposal to declare the Surat Airport as an international airport. इसके बारे में बात करें। The Surat International Airport will facilitate the seamless export-import operations for the thriving diamond and textile industry. Due to increased passenger traffic and cargo operations, the international status will be encourage the regional development, or it will also enhance the economic growth, attracting the foreign investment and bolstering the diplomatic ties. Or Director General of the Civil Aviation granted its license as an aerodrome for the public use in 2011 एज पर द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस, बराबर ना। तो यहाँ पे वैसे तो सूरत के अंदर जो एयरपोर्ट है वो डेवलप किया गया था 1970s के अंदर, और वो भारत का सबसे सेकंड नंबर का बिजीएस्ट एयरपोर्ट है गुजरात का, अगर मैं बात करूँ तो अहमदाबाद के बाद। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको लाइसेंस दिया गया था एज एन एरोड्रोम फॉर द पब्लिक यूज़ 2011 के अंदर, और अभी इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस दिया गया है, बराबर ना, राइट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस देने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बढ़ेगा, डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और यहाँ पे पुश मिलेगा, बराबर ना, ओके। और अगर मैं बात करूँ 17 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी जी के द्वारा जो नया टर्मिनल है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसका उद्घाटन किया गया, और दिस विल इनहेंस द ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी, बराबर ना, ओके। अगर मैं इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी की बात करूँ तो फैसिलिटी कैन बी हैंडल द 1200 डोमेस्टिक पैसेंजर्स एंड 600 इंटरनेशनल पैसेंजर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स. It also has a provision to further increase the peak hour capacity to 3,000 passengers with annual handling capacity increasing to 55 lakh passengers. बराबर ना। अगर मैं उसके डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन ऑफ द टर्मिनल फीचर्स लोकल कल्चर एंड हेरिटेज. द फ्रंट ऑफ द टर्मिनल फीचर्स द रिच एंड ट्रेडिशनल वुड वर्क ऑफ द ओल्ड हाउसेज ऑफ द रैंडर रीजन ऑफ द सूरत सिटी, बराबर ना। और on 15 December 2023, Union Cabinet, which is chaired by the PM Modi, approved the proposal to declare the Surat Airport as an international airport. बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सूरत के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। और 1970s में वैसे उसको डेवलप किया गया था एयरपोर्ट को, लेकिन 2011 के अंदर उसको एरोड्रोम का लाइसेंस दिया गया और अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस दिया गया है, सिंपल, ओके। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया वाइब्रेंट अहमदाबाद फ्लावर शो 2024, इसके बारे में बात करते हैं। वाइब्रेंट अहमदाबाद फ्लावर शो, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर शो है यहाँ पे। ये ओलंपिक का सिंबल है, यहाँ पे हॉर्स दौड़ रहे हैं, पर अब मतलब बहुत ही अमेजिंग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी यहाँ पे फ्लावर के माध्यम से एक स्टैच्यू क्रिएट किया गया था, बराबर ना। तो बाहर से अलग अलग बहुत सारे प्लांट्स इंपोर्ट करवा के हमने ये फ्लावर शो डेवलप किया था अहमदाबाद के अंदर, बराबर। उसका उद्घाटन भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा किया गया है, बराबर ना, ओके। तो चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल उन्होंने इनोग्रेट किया वाइब्रेंट अहमदाबाद फ्लावर शो 2024 टू द पब्लिक टुडे एट द साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर ये फ्लावर शो का आयोजन किया गया था। और अगर मैं इस फ्लावर शो की बात करूँ तो वो इट इज़ अ कैप्टिवेटिंग एंट्रेंस फीचरिंग अ रेप्लिका ऑफ वडनगर्स आर्क। तो यहाँ पे जो इस फ्लावर शो का जो एंट्रेंस था वो किसका रेप्लिका है, वडनगर का जो आर्क है, बराबर ना, उसका रेप्लिका है। एडिशनली प्रोमिनेंट अट्रैक्शंस इंक्लूड द रेप्लिका ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, मोढेरा सन टेम्पल, चंद्रयान 3, 7 हॉर्स, ओलंपिक रेप्लिकास। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेप्लिकास यहाँ पे बनाए गए थे और वो अट्रैक्शन का एक साधन बने थे, राइट ना। और इन एडिशन वाइब्रेंट अहमदाबाद फ्लावर शो फीचर्स एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ द ओवर 15 lakh डाइवर्स फ्लावर प्लांट्स एडिंग अनदर एट्रैक्टिव एस्पेक्ट फॉर द सिटीजन्स, बराबर ना।
दिस एरे ऑफ द फ्लावर प्लांट्स इनकम्पेंस द बोथ इंडिजिनियस एंड फॉरेन वेराइटीज, राइट? ओके, और मोर एवर द फ्लावर शो विल बी शोकेस अ 400 मीटर लॉन्ग फ्लोरल स्ट्रक्चर क्रिएटेड फ्रॉम ओवर 7 लाख सैपलिंग्स ऑफ द फ्लावर प्लांट्स, बराबर ना? तो इतना सुंदर फ्लावर शो का आयोजन अभी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर किया गया था, बराबर ना? ओके ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा इनोग्रेट किया गया खेल महाकुंभ 2.0, इसके बारे में बात करते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया लेवल पे खेलो इंडिया इनिशिएटिव हो रहा है, खेलो इंडिया प्रोग्राम 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। नेशनल लेवल पे जो एथलीट्स हैं हमारे, उनको इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इवेंट पे तैयार करने के लिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम हम नेशनल लेवल पे तैयार करते हैं, पर अब सेंट्रल लेवल पे। और खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम 3 इवेंट हर साल आयोजन करते हैं, खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये 3 इवेंट का हर साल आयोजन होता है। और उसी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट खेल महाकुंभ का आयोजन करती है। 2010 से ये खेल महाकुंभ का आयोजन करती है और हर साल यहाँ पे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स के अंदर जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनको स्टेट लेवल पे तैयार करके उनको नेशनल लेवल तक का प्लेटफॉर्म दिया जाता है और नेशनल लेवल पे तैयार करके उनको इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म दिया जाता है। सिंपल, बराबर ना? ओके, तो ये खेल महाकुंभ 2.0 यहाँ पे इनोग्रेट किया भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा। अब ये खेल महाकुंभ 2.0 क्या है और खेल महाकुंभ कब लॉन्च किया गया था उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना? ओके ओके, तो खेल महाकुंभ हैज़ इवॉल्व विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द 60 लाख प्लेयर्स, अ सब्सटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम 15 लाख प्लेयर्स हु पार्टिसिपेशन इन द इवेंट इन 2010। जब खेल महाकुंभ 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था तब 15 लाख पार्टिसिपेंट्स ने, प्लेयर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था अलग अलग स्कूल लेवल पे। देखो, जितने भी राज्य के अंदर स्कूल है, जितने भी कॉलेजेस है, बराबर, वहाँ से सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और 2010 के अंदर इस खेल महाकुंभ के अंदर 15 लाख प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इस बार 60 लाख प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है, बराबर ना? और जो प्राइस फंड है वो 45 करोड़ अलोकेट किया गया है 39 स्पोर्ट्स के लिए और अक्रॉस 7 एज ग्रुप, बराबर, 7 अलग अलग ग्रुप के अंदर, एज ग्रुप के अंदर ये इवेंट होता है 39 स्पोर्ट्स के अंदर और 45 करोड़ का प्राइस मनी यहाँ पे अलोकेट किया गया है, बराबर ना? ओके, और उसके अलावा उन भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा यहाँ पे ऐसा भी अनाउंस किया गया कि भाई जो 2015 के अंदर, मतलब 2 डिकेड पहले, मतलब 20 साल पहले, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो जहाँ पे हम मात्र 2.5 करोड़ का बजट रखते थे स्पोर्ट्स के लिए, अभी 293 करोड़ का बजट रख रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, बराबर है, स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे हरीश संघवी है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने हाईलाइट किया कि नेशनल गेम्स वेर स्विफ्टली ऑर्गेनाइज इन द स्टेट एंड देर आर प्लान्स टू एस्टेब्लिश स्पोर्ट्स सेंटर्स इन द ऑल तालुकास। उन्होंने ऐड किया कि भाई स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, ₹1.63 लाख पर स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ 4,890 प्लेयर्स अंडर द स्टेट्स DLSS। अभी यहाँ पे ये खेल महाकुंभ 2.0 का मुद्दा क्या है कि खेल महाकुंभ 2.0 के अंदर ये जो इस साल ये इवेंट होने वाला है, वहाँ पे हर एक प्लेयर को दो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, बराबर ना? कि विल स्पान द एंटायर ईयर और अलाउइंग द प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन द 2 गेम्स, बराबर ना? तो अभी तक एक खिलाड़ी एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक खिलाड़ी 2 गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है 2.0 के अंदर, बराबर ना? ओके, और खेल महाकुंभ 2.0 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है इनोवेशन सच एज ऑफरिंग द कैश प्राइजेस टू द विनिंग प्लेयर्स एट द तालुका लेवल विद सिमिलर कैश प्राइजेस अवॉर्डेड टू द प्लेयर्स इन द ईच एज ग्रुप, बराबर ना? और द इवेंट encompasses 4 sports, namely सेपाक टकराव, बीच वुडबॉल एंड बीच वॉलीबॉल। तो ये 3 स्पोर्ट्स को यहाँ पे ऐड किया गया है इस इवेंट के अंदर, खेल महाकुंभ 2.0 के अंदर। टोटल मिला के कितने स्पोर्ट्स खेले जाएंगे? 39 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, बराबर ना? ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा, बराबर ना? ओके, हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कभी रिसेंटली
चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब आई हब कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने इनोग्रेट किया द कॉम्प्लेक्स ऑफ गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब आई हब अंडर द SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी ड्यूरिंग द इनोग्रेशन सेरेमनी। तो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, स्टूडेंट के अंदर स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन की भावना जगाने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है और उसके लिए एक हब बनाया गया है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसका नाम है आई हब कॉम्प्लेक्स, गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब बनाया गया है, बराबर ना। ओके ओके अगर मैं इस आई हब के बारे में बात करूँ तो द लेटेस्ट सेंटर ऑफ द आई हब विल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द गोल ऑफ आइडिया टू एंटरप्राइज। तो ये आई हब के माध्यम से जो स्टूडेंट के पास मात्र आइडिया होगा वो स्टूडेंट एंटरप्राइज खोल सकेगा, मतलब इन आइडिया को एंटरप्राइज के अंदर कन्वर्ट कर पाए, इसके लिए उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप करनी है। द लार्जेस्ट सेंटर with modern facilities and infrastructure spanning 1,50,000 square meter has been launched to promote the entrepreneurial ventures. Here, up to 500 startups can collaborate simultaneously from the single location. The cutting-edge lab developed by the iHub offers all amenities for the early-stage startups involved in the creating innovative and current technology. तो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट के पास कोई आइडिया है तो आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो उसको फैसिलिटीज़ चाहिए, इनोवेशंस करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो इस आई हब के अंदर मिल पाएगा उसको, बराबर ना। दिस अल्ट्रा मॉडर्न कॉम्प्लेक्स विच इज क्राफ्टेड बाय द आई हब इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड सपोर्टिव कोवर्किंग स्पेसिस विच इज टेलर्ड फॉर द बिल्डिंग द स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट को अपने आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए का आइडिया मतलब कोई फैसिलिटी प्लेटफॉर्म मिल जाए, वहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो वो जल्दी से अपना स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकता है, बराबर ना। ओके तो अगर मैं इस आई हब सेंटर के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो सेंटर फीचर्स अ प्लग एंड प्ले मॉडल विथ एसेंशियल एमिनिटीज इंक्लूडिंग द हाई स्पीड इंटरनेट फॉर कन्वीनियंट कोवर्किंग स्पेसेस। आई हब इज ऑल्सो कोलैबोरेट विद द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस नेशनली एंड इंटरनेशनली और बेनिफिट करेगा किसको करेगा, स्टार्टअप्स को करेगा, बराबर ना, राइट। तो iHub through its in-house state IP facilitation center offers a startup support for the patent and trademark applications। तो इस iHub के अंदर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक IP फैसिलिटेशन सेंटर होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर होगा कि अगर फॉर एग्जांपल वो iHub के अंदर कोई स्टार्टअप काम कर रही है जिसने कोई इनोवेशन लाया, कोई पेटेंट उसको पेटेंट के लिए अप्लाई करना है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है, तो उसको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही वो कर सकता है, सिंपल, राइट। Startups associated with the iHub will have the facility to get the all expenses reimbursed for the filing the patent and trademark applications। और जो स्टार्टअप इस iHub के साथ एसोसिएट है उसको पेटेंट को फाइल करने के लिए, ट्रेडमार्क को फाइल करने के लिए कोई अलग से एक्सपेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बराबर ना। और स्टार्टअप्स एसोसिएटेड विद द iHub also benefit from the financial assistance through the various schemes। iHub provides access to the angel investors and venture funds from a pool of 28 angel investors and 12 venture funds catering to the early stage ventures। तो अगर जो स्टार्टअप ये iHub के साथ कनेक्टेड है तो उनको एंजल इन्वेस्टर्स, मतलब स्टार्टअप के अंदर जो इन्वेस्ट करने वाले जो पर्सन है उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। 28 एंजल इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी ये iHub के साथ पार्टिसिपेट करके रखा है, पार्टनरशिप करके रखा है, जो इस iHub के साथ जो स्टार्टअप एसोसिएट होगी वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बराबर ना। ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट का स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए, बराबर ना, तो ध्यान में रखना है। ओके तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।